नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सब जानेंगे पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जो कि बात करता है सिटीजनशिप के बारे में। सिटीजनशिप नागरिकता, जो कि आर्टिकल 5 to 11 में दिया हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। सिटीजनशिप दो तरीकों से दी गई। सबसे पहले जब हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं तो 26 जनवरी 1950 से पहले और उस दिन तक जो हमें सिटीजनशिप दी गई उसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है। और सिटीजनशिप एक्ट 1955 आफ्टर 1955 के बारे में बात करता है। 1950 के बाद जो भी सिटीजनशिप दी गई उसके बारे में बात करता है। बेसिकली हुआ ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन जब बन के तैयार हुआ था तो उस समय जो हमारे माइग्रेटेड पाकिस्तानीज थे या इंडिया से जो माइग्रेट हुए थे उनमें डिफ़िकल्टीज़ हो रही थी जानने में कि किसे देना चाहिए सिटीजनशिप, किसे नहीं देना चाहिए। जो फॉरेन स्टेट में हमारे इंडियन रह रहे थे उनको देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, इन सब चीज़ को लेके बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी। और साथ ही साथ ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया कि इससे रिलेटेड पार्लियामेंट के पास ये पावर रहेगा कि वो कोई एक्ट, कोई लॉ लाए जिससे सिटीजनशिप को बताया जाए। तो वही सिटीजनशिप एक्ट 1955 आया, जिसमें 1950 के बाद जो भी सिटीजनशिप देनी है वो किस तरह से देनी है उसके बारे में बात की गई। तो सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 5 to 11 के बारे में, जो कि सिटीजनशिप देने की बात करता है। तो सबसे पहले हम आर्टिकल 5 को देखते हैं। आर्टिकल 5 क्या कहता है, तो आइए अब हम जानते हैं आर्टिकल 5 के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है उसका पहला आर्टिकल है आर्टिकल 5। और आर्टिकल 5 क्या बात करता है? आर्टिकल 5 बात करता है सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल। तो डोमिसाइल कौन कौन से होंगे, कौन कौन होंगे जो यहाँ के डोमिसाइल होंगे इंडिया में, उसके बारे में बात करता है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट कहता है कि जो पर्सन बोर्न इन इंडिया है, जिसका जन्म इंडिया में हुआ है, वो डोमिसाइल है इंडिया का। या फिर एनी ऑफ द पेरेंट्स बोर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, या कोई भी पेरेंट, या तो माता या तो पिता, अगर उस आदमी का इंडिया में बोर्न हुआ है तो वो भी डोमिसाइल होगा इंडिया का। या फिर रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर 5 ईयर बिफोर 26 जनवरी 1950। इसका मतलब ये है कि जब 26 जनवरी 1950 से पहले, इसके जस्ट बिफोर अगर 5 साल तक कोई इंडिया में रिसाइड रहा है तो उसे भी, वो वहाँ पे रहा हुआ है तो उसे भी डोमिसाइल माना जाएगा इंडिया का। अब आइए हम आर्टिकल 6 और 7 देखते हैं, जो कि बात करता है माइग्रेशन के बारे में। आर्टिकल 6 और 7 को समझने से पहले हम समझते हैं कि जब हमारा इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ होगा तो कुछ पाकिस्तान के लोग होंगे वो इंडिया आए होंगे और इंडिया के लोग वो पाकिस्तान गए होंगे। तो इंडिया के लोग जो पाकिस्तान गए होंगे उनको वहाँ के सिटीजनशिप की ज़रूरत होगी, और जो पाकिस्तान से इंडिया आए होंगे उनको यहाँ के सिटीजनशिप की ज़रूरत होगी। और जो लोग इंडिया से पाकिस्तान चले गए होंगे और उन्हें पाकिस्तान किसी वजह से ठीक नहीं लगा तो फिर वो पाकिस्तान से इंडिया आए तो उन्हें भी सिटीजनशिप की ज़रूरत होगी। तो इसी चीज़ को समझाया गया है आर्टिकल 6 और 7 में कि कैसे अगर कोई पर्सन जो पाकिस्तान से इंडिया आता है या फिर इंडिया से पाकिस्तान जाके और फिर इंडिया रिटर्न होता है तो उनको सिटीजनशिप कैसे दी जाएगी। तो सबसे पहले आर्टिकल 6 में ये कहा गया है कि जो पर्सन अगर माइग्रेटेड है पाकिस्तान से इंडिया, पाकिस्तान से इंडिया आया हुआ है तो उसको कैसे मिलेगी सिटीजनशिप। तो एक डेट है 19 जुलाई 1948। ये डेट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस दिन हमारा परमिट इशू हुआ था कि इस दिन से आप किसी भी देश में, या तो पाकिस्तान में या तो इंडिया में आप जा सकते हैं, रह सकते हैं। तो अगर 19 जुलाई 1948 से पहले वो पर्सन पाकिस्तान से इंडिया आया हुआ है तो उसे ऑटोमेटिकली सिटीजन ऑफ इंडिया मिल जाएगा कि वो सिटीजन है इंडिया का, सिटीजनशिप उसे मिल जाएगी। लेकिन अगर उसके बाद वो आता है तो उस पर्सन को पहले 6 मंथ रिसाइड करना होगा इंडिया में। 6 मंथ वो रहने के बाद उसको एप्लीकेशन देनी होगी रजिस्ट्रेशन के लिए, एप्लीकेशन देनी होगी रजिस्ट्रेशन के लिए। फिर उसका रजिस्ट्रेशन होगा एज ए सिटीजनशिप और उसे प्रूफ किया जाएगा किसी भी एक इंडियन ऑफिसर के द्वारा कि हाँ ये जो पर्सन है ये 6 महीने रहा है और ये ही सिटीजन, इसे सिटीजनशिप हम दे सकते हैं इंडिया की। उसके बाद हम समझते हैं आर्टिकल 7 को। आर्टिकल 7 में होता ये है कि अगर कोई पर्सन इंडिया से पाकिस्तान में गया और उसे किसी कारणवश पाकिस्तान का रहना सहना ठीक नहीं लगा या किसी भी कारण से वो फिर से इंडिया में आता है
तो उसे सिटीजनशिप कैसे मिलेगी। तो इसमें एक डेट इंपॉर्टेंट है 1 मार्च 1947। इससे बाद अगर आप आते हैं तो कंडीशंस हैं उसको आपको फुलफिल करना होगा, जिसमें फर्स्ट कंडीशन ये है कि आपको पहले 6 मंथ रिसाइड करना होगा। अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं तो आपको पहले 6 मंथ रिसाइड करना होगा। उसके बाद आपको एप्लीकेशन देना होगा रजिस्ट्रेशन के लिए कि हाँ मैं सिटीजन होना चाहता हूँ इंडिया का। उसके बाद इसमें थर्ड ये है कि आपको परमानेंट यहाँ पे रहने का, रेसिडेंट यहाँ पे होने का परमानेंट रिटर्न आपका होना चाहिए। दोस्तों हम देखते हैं कि जो एंट्री 17 है लिस्ट 1 की 17, वो बात करती है सिटीजनशिप के बारे में। तो जो लिस्ट 1 है वो बात करता है हमारा यूनियन लिस्ट के बारे में कि इस लिस्ट में जो भी एंट्रीज हैं उन पे अगर कोई लॉ बनाएगा तो वो हमारा पार्लियामेंट बनाएगा, यूनियन पार्लियामेंट बनाएगा। तो अब हम देखते हैं आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 क्या कहता है उसके बारे में समझते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं हम आर्टिकल 8 और आर्टिकल 9 के बारे में। तो जब हमारा देश जो था वो अंग्रेज़ों का गुलाम था, तब कुछ लोग ऐसे थे जो इंडिया से किसी और स्टेट में जाके रिसाइड हो गए थे, वहाँ पे रह रहे थे। तो वैसे लोगों को सिटीजनशिप कैसे दी जाती है इसके बारे में आर्टिकल 8 के बारे में आर्टिकल 8 में दिया हुआ है। आर्टिकल 8 बात करता है सिटीजनशिप ऑफ पर्सन रिसाइडिंग आउटसाइड द इंडिया और आउटसाइड द स्टेट ऑफ इंडिया। तो इसके बारे में बात करते हैं हम। तो सबसे पहले कंडीशन ये होती है कि या तो वो पर्सन या उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स, इसमें से किसी भी एक पर्सन का इंडिया में बॉर्न होना चाहिए, बॉर्न उनका इंडिया में होना चाहिए। दूसरा ये कहता है इफ द डिप्लोमेटिक और एनी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन दैट प्लेस कंफर्म्स दैट दिस पर्सन इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि जिस स्टेट में वो रह रहा है, जिस फॉरेन कंट्री में वो रह रहा है, उस फॉरेन कंट्री में जो भारतीय दूतावास के लोग होंगे या फिर वहाँ जो भी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया होंगे, वो अगर ये कंफर्म करते हैं कि हाँ ये जो आदमी है ये सिटीजन ऑफ इंडिया है, ये उस समय आया था, अब ये इसे सिटीजनशिप इंडिया के दी जाए, तब उस आदमी को सिटीजनशिप दी जा सकती है इंडिया की। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 9 में। देखिए दोस्तों हमारा जो देश है वो सिंगल सिटीजनशिप पे काम करता है। इसका मतलब ये है सिंगल सिटीजनशिप हमारे देश में है, और इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि मैं अगर किसी दूसरे कंट्री में जाकर सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करता हूँ और मेरा सिटीजनशिप अगर अप्रूव्ड हो जाता है तो यहाँ की सिटीजनशिप मेरी कट जाएगी और यहाँ का मैं सिटीजन नहीं रह पाऊँगा। तो यही बात करता है कि इंडिया के पास डुअल सिटीजनशिप नहीं है। अगर कोई पर्सन वॉलंटरली एक्वायर करता है फॉरेन स्टेट का सिटीजनशिप तो फिर वो अप्लाई नहीं कर सकता है अंडर आर्टिकल 5, 6 और 8। 5, 6 और 8 में फिर से वो इंडिया के सिटीजन होने के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। जो भी पर्सन दूसरी किसी कंट्री में, फॉरेन कंट्री में अपना सिटीजनशिप ले लेगा उसका ऑटोमेटिकली यहाँ से सिटीजनशिप कट दिया जाता है। आगे के वीडियो में हम आर्टिकल 10 और 11 के बारे में देखते हैं। आर्टिकल 10 और 11 को समझने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं जो हमने देखा था एंट्री 17 जो है लिस्ट 1 की, उसमें सिटीजनशिप के बारे में बात की गई है और उसमें कहा जाता है कि पार्लियामेंट है वो सिटीजनशिप रिलेटेड लॉ बनाएंगी। तो आर्टिकल 10 क्या कहता है? आर्टिकल 10 कहता है कंटिन्यूएंस ऑफ सिटीजनशिप। मान लीजिए किसी पर्सन को सिटीजनशिप मिल गई, वो सिटीजनशिप के सभी राइट्स को वो फॉलो कर रहा है, उसे इंजॉय कर रहा है। तो इसके बाद क्या होता है कि इट शैल बी सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बनाती है उससे रिलेटेड तो उसको इस रिगार्डिंग उस तरीके से देखा जाएगा उस सिटीजनशिप को, और पार्लियामेंट कोई लॉ बनाती है तो उस तरीके से वो बदला जा सकता है, आगे देखा जा सकता है। आर्टिकल 11 क्या कहता है? आर्टिकल 11 कहता है पार्लियामेंट रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप। पार्लियामेंट है वो रेगुलेट करेगी सिटीजनशिप के राइट, और पार्लियामेंट है वो कोई भी लॉ बना सकती है सिटीजनशिप से रिलेटेड, और उन किस किस के रिस्पेक्ट में हो सकता है, या तो एक्विजिशन के या फिर टर्मिनेशन के। एक्विजिशन के रिस्पेक्ट में मतलब क्या? तो एक्विजिशन के बारे में बात करता है आर्टिकल 5 to 8, और टर्मिनेशन के बारे में बात करता है आर्टिकल 9। आर्टिकल 5 to 8 बात करता है सिटीजनशिप देने की, और आर्टिकल 9 बात करता है डुअल सिटीजनशिप की, कि अगर आपने किसी और देश का अगर सिटीजनशिप लिया तो फिर आपको टर्मिनेट हो जाएगी आपकी सिटीजनशिप। तो ये था दोस्तों जब हम पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सिटीजनशिप के बारे में। अब हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन
का जो एक्ट आया था सिटीजनशिप एक्ट 1955, उसमें सिटीजनशिप कैसे दी जाती है और क्या क्या होता है उसमें, उसके बारे में हम देखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि सिटीजनशिप जो है वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 में कैसे दी जाती थी। तो सिटीजनशिप एक्ट जो है वो सिटीजनशिप को या तो एक्वायर करने का तरीका बताता है या फिर कैसे लॉस होगा हमारा सिटीजनशिप, उसके बारे में बताता है। तो हम एक्विजिशन में देखते हैं कि बाय बर्थ हमें एक्वायर कर सकते हैं, बाय डिसेंट मतलब अपने एंसेस्टर्स के द्वारा, बाय रजिस्ट्रेशन करा के, बाय नेचुरलाइजेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बाय नेचुरलाइजेशन। और उसके बाद फिफ्थ है इनकॉर्पोरेशन ऑफ सम टेरिटरी ऑफ इंडिया। अगर टेरिटरी कोई आता है इंडिया में तो फिर उसके तरह भी कैसे हो सकता है। उसके बाद हम लॉस ऑफ सिटीजनशिप में देखते हैं रेनोंसिएशन, टर्मिनेशन एंड डेप्रिविएशन। तो इन सब के बारे में हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम एक्विजिशन के बारे में देखेंगे कि एक्विजिशन हम कैसे कर सकते हैं सिटीजनशिप का थ्रू सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो आइए सबसे पहले एक्विजिशन के बारे में जानते हैं। सिटीजनशिप एक्ट 1955 में अब हम एक्विजिशन के तरीकों को देखते हैं। इसमें फर्स्ट हम देखते हैं कि बाय बर्थ किसी को कैसे एक्वायर कर सकता है कोई सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट इसमें ये है कि अगर किसी भी का बॉर्न अगर हुआ है 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 में, इन दोनों डेट्स के बीच में अगर किसी का भी जन्म हुआ है और वो इंडिया में है तो उसे ऑटोमेटिकली सिटीजन ऑफ इंडिया मिल जाएगा, सिटीजनशिप उसे ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। सेकेंड बात इसमें ये कहता है कि 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2003 अगर इसके बीच अगर सिटीजनशिप लेना है तो आपका एक पेरेंट कोई इंडियन होना चाहिए, वन ऑफ द पेरेंट इंडियन होना चाहिए। इसके बाद क्या हुआ था, जो ये 1987 के अमेंडमेंट के बाद ये हुआ था कि जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स थे या कोई भी ऐसा बाहर का था वो इंडियन से आके शादी करता था और जो भी उसका बच्चा होता था उसे सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली मिल जाती थी क्योंकि वन पेरेंट ही नेसेसरी था। लेकिन इसके बाद आता है कि 3 दिसंबर 2003 के बाद अगर आप देखें टिल नाउ अभी तक, इसके बाद आपको यहाँ पे कंपलसरी कर दिया गया कि बोथ पेरेंट्स आर इंडियन, या तो दोनों पेरेंट्स इंडियन होने चाहिए या फिर एक पेरेंट इंडियन होना चाहिए या और दूसरा पेरेंट जो है वो इलीगल इमिग्रेंट नहीं होना चाहिए। इलीगल इमिग्रेंट का मतलब क्या है, वो किसी ऐसे वीज़ा या ऐसे पासपोर्ट के साथ नहीं होना चाहिए जो इलीगल है, जो इंडिया में वैलिड नहीं है या उसका समय खत्म हो चुका है उस पासपोर्ट का। तो इस तरीके से आपको सिटीजनशिप मिल सकती है बाय बर्थ। अब हम देखते हैं कि हमारे एंसेस्टर बाय डिसेंट हमें कैसे सिटीजनशिप मिल सकती है अंडर सिटीजनशिप एक्ट 1955। बाय डिसेंट को समझने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो सिटीजनशिप बाय डिसेंट है वो ऐसे एक्वायर की जा सकती है कि मान लीजिए कि कोई पर्सन है जो हमारा जब ब्रिटिश शासन था तब वो किसी और स्टेट में चला गया था और फिर वो दोबारा आ रहा है, तो फिर उसे कैसे मिलेगा। तो बॉर्न आउटसाइड ऑफ अ टेरिटरी ऑफ इंडिया, जिसका बॉर्न आउटसाइड टेरिटरी ऑफ इंडिया हुआ है वो कैसे मिलेगा, वो भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें पॉइंट कहता है कि 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 पर अगर किसी भी पर्सन का फादर जो है वो इंडियन होगा और वो अगर बॉर्न आउटसाइड ऑफ इंडिया हुआ होगा और उसे अगर सिटीजनशिप की ज़रूरत होगी तो उसे सिर्फ इतना कहना होगा कि हाँ मेरे पिताजी हैं, वो सिटीजनशिप ऑफ इंडिया हैं, तो मैं भी सिटीजनशिप ऑफ इंडिया मुझे भी मिलना चाहिए, मैं भी सिटीजन हूँ इंडिया का। ये जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 की बात करता है वो 26 जनवरी 1950 के बाद के जितने भी सिटीजनशिप होंगे, सिटीजन जिन्हें बनाना होगा उसके बारे में बात करता है। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो 26 जनवरी 1950 के पहले के जो सिटीजन्स थे उनके बारे में बात करता है। अब इसका बी ऑप्शन देखते हैं हम। बी में कहता है कि 10 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 2004 अगर दोनों जो पेरेंट्स होंगे वो होंगे अगर इंडियन, तभी हम आपको सिटीजनशिप देंगे, वरना नहीं देंगे। सिर्फ फादर के होने से आपको सिटीजनशिप नहीं मिलेगा। उसके बाद हम देखते हैं थर्ड, इसमें कहता है कि जो 3 दिसंबर 2004 टू अभी टिल नाउ, इफ एनी बर्थ आउटसाइड इंडिया विद इन 1 ईयर बर्थ प्लस रजिस्ट्रेशन प्लस डिक्लेरेशन। जैसे मान लीजिए कि कोई भी पर्सन है जिसका बर्थ जो हुआ है आउटसाइड इंडिया हुआ है, किसी फॉरेन कंट्री में हुआ है, तो उस बच्चे का जो रजिस्ट्रेशन है
वो कराना पड़ेगा विद इन 1 ईयर ऑफ अ बर्थ, प्लस रजिस्ट्रेशन कराना होगा, प्लस डिक्लेरेशन देना होगा कि हाँ ये हमारा ही बच्चा है। बस ये सिर्फ आउटसाइड ऑफ इंडिया पैदा हुआ है, लेकिन इसे सिटीजनशिप यहीं की चाहिए और ये यहीं का सिटीजनशिप चाहता है। तो इस तरह से हमें बाय डिसेंट सिटीजनशिप मिलेगा। अब आगे हम देखते हैं बाय रजिस्ट्रेशन सिटीजनशिप कैसे मिलेगा। अब हम देखते हैं कि बाय रजिस्ट्रेशन सिटीजनशिप कैसे मिल सकती है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का पर्सन होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट इसमें यह है कि एप्लीकेशन आफ्टर रिसाइडिंग 7 ईयर, जब 7 साल रहने के बाद आप एप्लीकेशन दे सकते हैं कि हाँ मैं 7 साल रह चुका हूँ, अब मुझे सिटीजनशिप चाहिए इंडिया की, तब आपको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगा। सेकंड है कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का ही पर्सन होना चाहिए, तब मिल जाएगा। तीसरा है कि ए पर्सन मैरिड टू इंडियन सिटीजन, किसी भी जैसे कोई लेडी आती है बाहर से, वो किसी इंडियन से मैरिज कर लेती है, फिर उस लेडी को भी मिल जाएगा इंडियन सिटीजनशिप। और फिर फोर्थ देखते हैं कि माइनर चाइल्ड ऑफ अ इंडियन सिटीजन, कोई भी माइनर चाइल्ड है वो ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजन उसे मिल जाएगा, इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। आगे हम देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सिटीजनशिप एक्ट में बाय नेचुरलाइजेशन, और जब हम कोई भी स्टेट किसी भी टेरिटरी को अपने इंडिया में लेते हैं तो उसके जो पर्सन्स होते हैं उनको कैसे मिलता है सिटीजनशिप, उसके बारे में देखते हैं आगे की वीडियो। आइए अब हम जानते हैं सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन, कि नेचुरलाइजेशन के थ्रू हम कैसे सिटीजनशिप एक्ट 1955 में मिलता था। तो सबसे पहले इसकी कुछ एसेंशियल्स कंडीशंस हैं, उनके बारे में समझेंगे। तो इसका फर्स्ट कंडीशन ये कहता है कि नॉट अ सब्जेक्ट टू अ कंट्री वेयर इंडिया इज प्रिवेंटेड, ऐसे किसी कंट्री से वो पर्सन नहीं होना चाहिए जहां इंडिया प्रिवेंट होता हो, जहां इंडिया को किसी तरह से रोका जाता हो, वहां ऐसा नहीं होना चाहिए। सेकंड इसका कहता है रिनाउंस अदर कंट्री सिटीजनशिप, कि अगर आपको इंडिया का सिटीजनशिप लेना है तो आपको दूसरे जगह का सिटीजनशिप छोड़ के तब इंडिया का सिटीजनशिप मिल सकता है। सी कहता है कि डेट ऑफ एप्लीकेशन 12th मंथ आपको रिसाइड करना होगा इंडिया में, या आपको सर्विस प्रोवाइड करनी होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर, तब आपको हो सकता है। डेट ऑफ एप्लीकेशन 14 साल आपको इंडिया में रिसाइड करना होगा, या फिर सर्विस करना होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 11th ईयर के लिए, फिर आपको मिल सकता है। ई आपका गुड कैरेक्टर होना चाहिए, जो पर्सन को सिटीजनशिप लेना है उसका गुड कैरेक्टर होना चाहिए। एफ कहता है कि जो शेड्यूल 8 में हमारे एडिक्वेट लैंग्वेजेस के बारे में बात की गई है उसका आपको नॉलेज होना चाहिए। और इसका लास्ट कहता है कि आफ्टर सर्टिफिकेट आपको जब सिटीजनशिप मिलती है तो आपका ये इंटेंट होना चाहिए कि आप इंडिया में ही स्टे करेंगे, इंडिया से दूर नहीं जाएंगे, इंडिया के सिटीजन रहेंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी भी इन सारे कंडीशन को वेव ऑफ कर सकती है अगर वो कोई भी पर्सन ऐसा होता है जो साइंस, पीस, आर्ट, फिलोसफी या लिटरेचर में कोई बहुत बढ़िया काम कर रहा है, तो इसको मद्देनजर रखते हुए वो किसी को भी सिटीजनशिप दे सकती है इनसे रिलेटेड। अब लास्ट हम देखते हैं, एक्विजिशन का लास्ट है कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ टेरिटरी। अगर मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान का वॉर होता है और जो इंडिया है वो श्रीनगर से लेके और इस्लामाबाद तक पहुंच जाता है, तो मान लीजिए कि इस्लामाबाद के जो भी पर्सन्स होंगे, जो भी पीपल होगी, जो भी वहाँ के पॉपुलेशन होगी, वो सबको सिटीजन ऑफ इंडिया ही माना जाएगा, क्योंकि वो वॉर में जीती हुई टेरिटरी है और वॉर वॉन टेरिटरी को इंडिया का भाग माना जाएगा और वहाँ के जो भी पॉपुलेशन होगी वो सिटीजन ऑफ इंडिया होगी। अब हम जानते हैं कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 में लॉस ऑफ सिटीजनशिप्स के क्या क्या तरीके हैं, वो तीनों तरीकों को हम देखते हैं आगे की वीडियो में।